Hello students, myself Yogesh Pandey. I am going to teach you financial statement with adjustment. Today we will discuss the numerical aspect of this chapter and we will start with the very first question of this chapter. Before dealing this chapter, dealing this question, I would like to read this question initially. This question asking that we have to prepare trading PL and balance sheet. In this question, the opening stock is given with value for 12,000. Purchase and sell and the remaining operating activities are also given. And along with this some income and expenditure, some assets that you already know, and some liabilities are also given. Apart of this, some adjustment which has not been considered in the trial balance is also given, and you are required to add these adjustments in your financial statement. Okay, so let's begin with the question. इस क्वेश्चन में आपका ओपनिंग स्टॉक दिया है 12,000, परचेज दिया हुआ है 40,000, सेल्स 86,000, डिस्काउंट 400 दैट इज गिवन इन क्रेडिट, इट मीन्स डिस्काउंट रिसीव्ड, sales return 600,000, building 50,000, debtors 16,000, salary 2,400, office expense 1,200, wages 10,000, purchase return that is 4,000, interest 800, traveling expense 400, fire insurance premium 800, machinery 20,000, carriage on purchase 700, commission 400, cash 2,300, rent and taxes that is 1,800, capital 62,000, creditors 10,800. अब देखिए, बेसिकली सबसे पहले इस क्वेश्चन को लगाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनमें क्या क्या चीज़ें जाती हैं. ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम बेसिकली बात करते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक ऐसा स्टेटमेंट है, a statement which focused on ascertaining the profit and loss and the financial position of the firm. It consists three basic elements: trading, profit and loss and balance sheet. बेसिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमें एक ऐसा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाना है जो कि फोकस होगा, किस पे फोकस होगा, हमारी फर्म की प्रॉफिट और लॉस पे, और उस प्रॉफिट एंड लॉस के बाद फर्म की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उस पे. ठीक है, इसको एसर्टेन करने के लिए, इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको डिटरमाइन करने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत होती है: ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट. ठीक है, जब हम ट्रेडिंग की बात करते हैं तो इसमें हमें कोर बिजनेस एक्टिविटी चाहिए होती है, यानी कि हमारा परचेज चाहिए होता है, परचेज रिटर्न चाहिए होता है, इसके साथ साथ हमें सेल की रिक्वायरमेंट होती है, सेल रिटर्न अगर दिया होता है उसे कंसीडर कर लेते हैं, और कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं. इन सारी चीज़ों की बात करते हैं और साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि हमारे जो स्टॉक है वो भी गिवन है या नहीं, है ना. तो कुल मिलाकर के ट्रेडिंग में केवल इतनी ही चीज़ें जाती हैं. अपार्ट ऑफ दिस, जैसे हमने यहाँ पे बात की डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस
और इनडायरेक्ट इनकम, ये सारी चीज़ें जाती हैं हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। और इस फाइनेंशियल पोजीशन को डिसाइड करने के लिए हमारी बैलेंस शीट में जाती हैं वो सारे आइटम जो कि कैपिटल नेचर की होती हैं, दैट आर नोन एज असेट्स एंड लायबिलिटी। इनिशियल चैप्टर्स में आपने इन सारी बातों को लेकर समझा होगा कि परचेज क्या होता है, सेल क्या होता है, असेट्स लायबिलिटी की चीज़ों की बात हम लोग पहले ही कर चुके हैं। हमें यहाँ बात करनी है इसकी हेल्प से फर्म को होने वाले प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन, और उस कैलकुलेशन के बाद फर्म की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इस क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपके सामने पढ़ा। उस क्वेश्चन में सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि फर्म का जो ट्रेडिंग है वो कैसे बनाया जाएगा, और उस ट्रेडिंग से जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को हम बोलते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। ये जो है कैसे कैलकुलेट करेंगे। अब हम आपके सामने ट्रेडिंग का फॉर्मेट बनाएंगे और डील करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट एंड लॉस। सो आर यू रेडी? अब हम बात करने जा रहे हैं हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के फर्स्ट पार्ट की, दैट इज ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस की। इनिशियली हम बात करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट की, जिससे हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस पता लगेगा, और इसके बाद उसी ग्रॉस प्रॉफिट से हम कुछ इनडायरेक्ट या यूँ कह लें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, जिससे हमें नेट प्रॉफिट पता लगेगा। दैट मीन्स वी विल इनिशियली डिस्कस द कोर बिजनेस एक्टिविटी एंड लेटर ऑन वी विल डिस्कस द subsequent business activity, you can say operating activity. ओके, तो अब इनिशियली सबसे पहले इसका फॉर्मेट देखते हैं। आपके सामने जो फॉर्मेट है वो ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का कंबाइंड फॉर्मेट है, क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप फॉर्म में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है उसके फॉर्मेट के हिसाब से ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस एक साथ बनाते हैं। और इसको देखिए, इसमें आपका जो कॉलम है 4 कॉलम होंगे। इनिशियल 2 कॉलम डेबिट साइड और लेटर 2 कॉलम क्रेडिट साइड। इनिशियल 2 कॉलम में पर्टिकुलर और अमाउंट, और इसके बाद सेम चीज इन द क्रेडिट साइड। पर्टिकुलर इट मींस व्हाट द ट्रांजैक्शन वी आर गोइंग टू रिकॉर्ड। इस जो भी रुपये के कॉलम में जो भी रुपए मेंशन करेंगे, उस रुपए से रिलेटेड कौन सा ट्रांजैक्शन है, उस ट्रांजैक्शन की डिटेल हम लिखते हैं पर्टिकुलर में। डिटेल इट मीन्स किस अकाउंट से वो अमाउंट जो है रिफ्लेक्ट हो रही है, किस अकाउंट से वो अमाउंट रिलेटेड है। ठीक है, तो आइए ध्यान से देखिए, पहले उस फॉर्मेट की बात कर लेते हैं। फॉर्मेट में हम सबसे पहले डेबिट साइड में 2 और क्रेडिट साइड में बाई का यूज करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं जो भी ओपनिंग स्टॉक होगा हमारा, उस ओपनिंग स्टॉक को मेंशन करेंगे हम। ठीक है, अभी मैं हल्का सा आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ ताकि हम जब एक्चुअली क्वेश्चन पे चले तो फिर हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। ओके, इसके बाद डेबिट साइड में ही जैसा मैंने बताया कि डेबिट में हमेशा 2 लिखेंगे और क्रेडिट में हमेशा बाई लिखेंगे। तो डेबिट साइड में हम निकालते हैं नेट परचेज को, और इसके लिए हम करते क्या है, परचेज में से परचेज रिटर्न को रिड्यूस कर देते हैं। इसके बाद जो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं, उन सारी डायरेक्ट एक्सपेंसेस को हम कंसीडर करते हैं डेबिट साइड में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब वो सारी एक्सपेंसेस जो कि फर्म के परचेज और सेल को डायरेक्टली अफेक्ट करती है, ये यूं कह लें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को रिफ्लेक्ट करती है, विच डायरेक्टली अफेक्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, और इसके बाद हम जब क्रेडिट साइड में आते हैं तो यहाँ सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स की, और इस सेल्स में से अगर कोई सेल रिटर्न मेंशन है क्वेश्चन में तो उससे रिड्यूस कर देंगे। और इसके बाद जो है हम क्रेडिट साइड में एक और चीज़ लिखेंगे, वो होती है हमारी क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जब हमारा बिजनेस हमने बंद किया, हमारे फाइनेंशियल पीरियड का, हमारे ऑपरेटिंग पीरियड का जो है एंड आया, तो हमारे पास कितना स्टॉक था, एज वेल एज जैसे हमने यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक की बात की थी कि फर्म स्टार्ट होने से पहले
फर्म के ऑपरेटिंग साइकिल के स्टार्ट होने से पहले हमारे पास कितना स्टॉक था, ठीक उसी तरीके से ऑपरेटिंग साइकिल के एंड पे हमारे पास क्या स्टॉक था, वो बात होती है क्लोजिंग स्टॉक की। ठीक है, परचेज यानी फर्म ने कितना परचेज किया और उसमें से कितना परचेज रिटर्न किया, ताकि इन दोनों के बाद फाइनल परचेज गुड्स हमारा क्या था, है ना। और इसी तरीके से हमने जो बात की डायरेक्ट एक्सपेंसेस की, यानी कि वो सारी एक्सपेंसेस जो हमारी गुड्स के कॉस्ट को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, है ना। और इनको कंसीडर करने के बाद हम आ जाते हैं सेल और सेल रिटर्न को, यानी फर्म ने उस ऑपरेटिंग साइकिल में, देखिए ये जो मैंने ऑपरेटिंग साइकिल वर्ड यूज़ किया, ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है, बेसिकली वो टाइम पीरियड जिसमें हमारी फर्म जो है परचेज, सेल या जो भी बिजनेस एक्टिविटी होती है उसको करती है और उसको करके अपने प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करती है ना। जनरली ये जो है एक कैलेंडर ईयर होता है, समटाइम फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर यानी कि 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, और इसके बाद कभी कभी जो है इस ऑपरेटिंग साइकिल को आगे आप पढ़ेंगे कम भी किया जा सकता है, ज़्यादा भी किया जा सकता है। जनरली हम मानते हैं कि ऑपरेटिंग साइकिल 12 मंथ का होता है ना। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक जैसा मैंने आपको बताया, और इसके बाद ये सारी चीज़ें जब हम लिख लेते हैं, अगर क्वेश्चन में सारी चीज़ें गिवन है, जो भी चीज़ें गिवन है इनमें से लिखेंगे, और उसके बाद जो चीज़ें नहीं गिवन है उनको छोड़ देंगे, है ना। और इसके बाद जैसा हमने पढ़ रखा है कि डबल एंट्री सिस्टम के रूल के हिसाब से डेबिट साइड और क्रेडिट साइड बराबर होनी चाहिए, तो क्रेडिट साइड के टोटल को डेबिट साइड के टोटल से लेस करेंगे। अगर यहाँ ध्यान से देखिए, ये कंक्लूडिंग पॉइंट है, यहाँ हम कंक्लूजन पाएंगे ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट का, स्पेशली ट्रेडिंग यहाँ खत्म हो रहा है। तो जब इस टोटल से, क्रेडिट के टोटल से हमारा डेबिट का टोटल लेस किया जाएगा, है ना, इस डेबिट के टोटल को, और ये जो डेबिट का टोटल है उससे हम लेस कर देंगे, है ना। और जो भी साइड डेफिसिटेड होगी यानी कम होगा, उस साइड में हम अपना अमाउंट लिखेंगे। जैसे हम मान लेते हैं कि क्रेडिट का टोटल अधिक है, डेबिट का टोटल कम है, तो ये ग्रॉस प्रॉफिट हमारा मेंशन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये जो होगा ग्रॉस प्रॉफिट हमेशा बैलेंसिंग फिगर में होगा। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में हमें क्या देखना है, हमारे फॉर्मेट में देखिए, सबसे पहले हमें ओपनिंग स्टॉक देखना है। देखिए इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक गिवन है, उस क्वेश्चन का ओपनिंग स्टॉक है, हम लिखने की कोशिश करते हैं जो फिगर है वो फॉर्मेट के हिसाब से, है ना। तो इस क्वेश्चन का ओपनिंग स्टॉक है 12,000। ओके, तो ओपनिंग स्टॉक के कॉलम के सामने हमने 12,000 लिख दिया। इसके बाद परचेज देखिए हमारी है 14,000, और परचेज का रिटर्न हमें दिया हुआ है 4,000। 40 में से 4,000 हम लेस कर लेंगे, दैट इज 36,000। इसको हम एक्सटर्नल कॉलम में लिख देंगे। ओके, और इसके बाद हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। तो वो सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस हम लिखेंगे जिनको हम ये मानते हैं कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे अफेक्ट जिनसे पड़ेगा, है ना। तो आइए देखिए कुछ डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जैसे हमारे सामने ऑफिस एक्सपेंस है, प्रैक्टिकली ये जो कॉस्ट पे है इफेक्ट नहीं डालता है, लेकिन वेजेस, वो पेमेंट जो हम अपने लेबरर को देते हैं, वो लेबरर जो हमारे प्रोडक्शन पे काम करते हैं, जो हमारे गुड्स को प्रोड्यूस करते हैं, ये डायरेक्ट एक्सपेंस हुआ। वेजेस की अमाउंट लिख करके उसकी अमाउंट हम लिख देंगे यहाँ पर 10,000। लेकिन ध्यान दीजिए, ऐसे क्वेश्चंस में हमें ध्यान देना है जहाँ पर हमारे कंटेंट का एक्सपेंस या इनकम का एडजस्टमेंट भी गिवन है। एडजस्टमेंट का मतलब, सिंपल सी बात करें, ईजियर टर्म में, अगर हम प्रैक्टिकल टर्म में बात करें तो एडजस्टमेंट का मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जिनको हमने ट्रायल बैलेंस या लेजर में पुट नहीं किया। तो वेजेस हमने जो पहले देखा था वो था 10,000। अब इसकी एडजस्टमेंट पे आप बात करें तो एडजस्टमेंट हमारी 2,000 आउटस्टैंडिंग है। इट मीन्स इट नॉट बीन पेड, इसको अभी तक पे नहीं किया गया है, तो देना तो है। तो आप अगर देंगे तो फिर ये 10,000 बढ़ के हमारी पेमेंट बढ़ हो जाएगी 12,000। इन दोनों को जोड़ करके एक्सटर्नल कॉलम में मेंशन कर देंगे। एंड लेटर ऑन बात करते हैं हम इंटरेस्ट की। इनडायरेक्ट एक्सपेंस है क्योंकि कॉस्ट की इफेक्ट नहीं डालेगा, ट्रैवलिंग एक्सपेंस नहीं डालेगा, फायर इंश्योरेंस प्रीमियम भी हमारा
कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं डालेगा। इसके बाद हम कैरेज की बात करते हैं। तो देखिए कैरेज दो तरीके का होता है, कैरेज ऑन परचेज और कैरेज ऑन सेल। जो कैरेज ऑन परचेज होता है उसी को हम कैरेज इनवर्ड भी बोलते हैं, और ये हमारी कॉस्ट पे डायरेक्टली इफेक्ट डालेगा, ठीक है। और इसीलिए हम उसे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में मेंशन करेंगे। ये ट्रेडिंग अकाउंट में जो कैरेज है, कैरेज ऑन परचेज, दैट इज गिवन एज 700। अब उसे हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे, और ये हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो भी एक्सपेंसेस या इनकम लिख रहे हैं क्या उनसे रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट है या फिर नहीं। अगर एडजस्टमेंट है तो उसे भी ऐड किया जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। तो कमीशन, कैश इन हैंड, रेंट, ये सारी चीज़ें जो है हमारे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं करती हैं, इसलिए ना तो ये डायरेक्ट एक्सपेंस मानी जाएंगी और ना ही इसमें ऐड की जाएंगी, ठीक है। और इसके बाद हम जब क्रेडिट साइड की ओर नज़र डालते हैं तो सेल और सेल रिटर्न को हमें अभी लिखना बाकी है। तो सेल्स को लिख लेते हैं। हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है 86,000 की सेल है, और आप नीचे देखिए सेल्स रिटर्न 6,000 का दिया हुआ है। तो इसको एडजस्ट करके नेट सेल हम कंसीडर करते हैं कितनी, 80,000। ये हमारा 80,000 एक्सटर्नल कॉलम में चला जाएगा। और लास्ट में देखिए हमारे ट्रायल बैलेंस में तो नहीं, लेकिन एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक भी लिखा जाएगा। अब हमारे लिए ध्यान देने वाली बात ये होगी कि जो क्लोजिंग स्टॉक है, उस क्लोजिंग स्टॉक को अगर हमने ट्रायल बैलेंस में लिखा है, तब इसका मतलब ये है कि इस क्लोजिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड कर चुके हैं। ऐसी कंडीशन में इस क्लोजिंग स्टॉक को ट्रेडिंग एंट्री में लिखने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज अगर एडजस्टमेंट में एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में हमारी क्लोजिंग स्टॉक गिवन है, तो फिर इस क्लोजिंग स्टॉक को यहाँ भी लिखेंगे और हम अपने बैलेंस शीट में भी डालेंगे, ठीक है। आई रिपीट, क्लोजिंग स्टॉक अगर हमारी ट्रायल बैलेंस में गिवन है तो केवल एक बार एंट्री होगी, ठीक है। और अगर हमारी एडजस्टमेंट में गिवन है तो इसकी दो जगह एंट्री होगी, एक होगी ट्रेडिंग अकाउंट में और एक होगी बैलेंस शीट। अब जैसा कि इस क्वेश्चन में हमने देखा कि इस क्वेश्चन में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो गिवन है एडजस्टमेंट के रूप में, यानी इसको यहाँ भी लिखेंगे और बैलेंस शीट में लिखेंगे। एम आई क्लियर? तो अब देखिए क्लोजिंग स्टॉक गिवन है 16,000। अब जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारे फॉर्मेट के हिसाब से जितनी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं वो सारी चीज़ें हमने कंसीडर कर ली, लिख ली। अब इसके बाद हम टोटल करेंगे ऑफ बोथ साइड, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे और डेबिट साइड का भी टोटल करेंगे। अब इसका टोटल अगर हम करें तो ये देखिए इसका टोटल आ रहा है 96,000, है ना। और डेबिट साइड का टोटल करेंगे, अब देखिए डेबिट साइड का टोटल हम कर लेते हैं, दैट इज 007 60,700। ये जो टोटल है हमारे डेबिट का टोटल है। इस टोटल को हम अपने क्रेडिट के टोटल से लेस कर देंगे और जो अमाउंट आएगी वो डिफरेंशियल अमाउंट होगी, वो ये बताएगी हमारा प्रॉफिट आएगा या लॉस आएगा। तो ये देखिए ये हमारा 35,300 का जो सरप्लस है क्रेडिट साइड में आ रहा है। इसका मतलब हमें इसे बराबर करने के लिए डेबिट साइड में ग्रॉस प्रॉफिट करके लिखना होगा। क्यों ग्रॉस प्रॉफिट? क्योंकि हमें पता है कि इनिशियली हमने पढ़ा था कि जो गोल्डन रूल है उसमें भी पढ़ा है, और बेसिकली जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं इनकम को कहाँ लिखना है, एक्सपेंडिचर को, तो हमें पता है कि क्रेडिट में सारी इनकम लिखी जाती है और डेबिट में एक्सपेंडिचर। अगर हमारे इनकम की वैल्यू 96,000 है, एक्सपेंसेस की वैल्यू 60,000 है, इसका मतलब हमने कमाया ज़्यादा, पेमेंट कम की। ऐसी कंडीशन में जो सरप्लस होगा वो हमारा प्रॉफिट होगा, है ना। तो इस प्रॉफिट को हम ग्रॉस प्रॉफिट के नाम से डेफिसिट साइड में यानी कि डेबिट साइड में लिख लेते हैं।
ठीक है, और ग्रॉस प्रॉफिट सीडी का मतलब कैरी डाउन, यानी ये प्रॉफिट आगे हम जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे तो उसमें लेकर के जाते हैं, ठीक है। 35,300 हमारा प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट को हम इस प्रॉफिट के साथ ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, जहां हम उन एक्टिविटीज़ की बात करेंगे, उन एक्सपेंसेस और इनकम की बात करेंगे जो कि डायरेक्ट नहीं होंगी बल्कि इनडायरेक्ट होंगी, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को तो इफेक्ट नहीं करेंगी लेकिन बिजनेस के ऑपरेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है। आइए बात करते हैं हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का फॉर्मेट बहुत ही सिंपल है, इसमें बिल्कुल भी कुछ भी नहीं याद करना है। जैसा हमने देखा कि ट्रेडिंग में कुछ कंटेंट थे, जिनकी सीक्वेंस, जिनके मैटर हमें लर्न करने थे, लेकिन ऐसा कुछ हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बिल्कुल भी नहीं है। उसमें कुल मिलाकर के हमें डेबिट साइड में केवल इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की बात करनी है और क्रेडिट साइड में इनडायरेक्ट इनकम की बात करनी है, यानी वो सारी चीज़ें जो कॉस्ट पे इफेक्ट नहीं डालती बल्कि हमारे बिजनेस के ऑपरेशन के लिए जरूरी है, ठीक है। तो वो सारे एक्सपेंस या वो सारी इनकम जिनको हमने ट्रेडिंग में नहीं लिखा है, इजियर टर्म में हम बात करें तो वो सारे एक्सपेंसेस, वो सारी इनकम जिनको हमने ट्रेडिंग में नहीं लिखा है हम पीएल में लिखेंगे। अब देख लीजिए क्या क्या बचा हुआ है। तो आपके सामने डिस्काउंट बचा हुआ है, देखिए इनिशियली बात करते हैं शुरुआत से। डिस्काउंट बचा हुआ है, क्रेडिट साइड में आपने नहीं लिखा है, तो सबसे पहले इसको शुरुआत करने से पहले जो भी ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस आया है उसको हम मेंशन कर देते हैं। जैसा कि हमने देखा कि पिछले क्वेश्चन में हमें प्रॉफिट अर्न किया, तो उस प्रॉफिट को हम यहाँ लेकर के आते हैं ग्रॉस प्रॉफिट के रूप में, दैट इज 35,300। इसके बाद जो भी हमने बात की डिस्काउंट की, उस डिस्काउंट को भी हम लिखेंगे। अब इस डिस्काउंट की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन है 400 के रूप में मेंशन कर देते हैं। लेटर ऑन हम बात करेंगे सैलरीज की। सैलरीज देखिए 2400 दी हुई है, इस 2400 को हम एक्सपेंस के रूप में लिखेंगे, तो एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। सैलरी है 2400। अब आप क्वेश्चन में देख सकते हैं कि इसकी आउटस्टैंडिंग एडिशनल इंफॉर्मेशन के रूप में, एडजस्टमेंट के रूप में गिवन है। तो ये एडजस्टमेंट है हमारी 1200 की, तो इस 1200 को 2400 में हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, तो फाइनल फिगर आ जाता है हमारा 3600। ओके, इस 3600 को एक्सटर्नल कॉलम में लिखने के बाद हम अगली एक्सपेंस कंसीडर करते हैं, दैट इज ऑफिस एक्सपेंस। तो ऑफिस एक्सपेंस हमारा है, अब देखिए ऑफिस एक्सपेंस की वैल्यू गिवन है 1200, लेकिन जब भी, जैसा मैंने कहा, चूंकि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं, इससे पहले की क्लास में आपको ये बताया गया है कि एडजस्टमेंट का मतलब वो ट्रांजेक्शन जिनको हमने पहले कंसीडर नहीं किया है। तो हमें ये पूरा ध्यान रखना होगा कि हमारे कंटेंट में एडजस्टमेंट है या नहीं है, ठीक है। तो एडजस्टमेंट की बात करें तो ऑफिस एक्सपेंस में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, और अगर किसी चीज़ में एडजस्टमेंट ना हो तो सीधे सीधे उसका फिगर हमारे एक्सटर्नल कॉलम में चला जाएगा, ठीक है। एंड देन ऑन हम अगले ट्रांजेक्शन की बात करेंगे जो इनडायरेक्ट हो। इंटरेस्ट के देखिए इंटरेस्ट की वैल्यू दी हुई है 400। इस इंटरेस्ट को हम अपने एक्सपेंस के रूप में लिखेंगे, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में ये इंटरेस्ट डेबिट साइड में लिखा हुआ है। इट मींस दिस इंटरेस्ट हैज बीन पेड, ओके, दैट द वैल्यू ऑफ दिस ट्रांजैक्शन इज 400। लेटर ऑन ट्रैवलिंग एक्सपेंस एंड फायर इंश्योरेंस बोथ आर गिवन। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो इंटरेस्ट की बात करेंगे हम, तो इंटरेस्ट देखिए हमारा क्रेडिट साइड में गिवन है 800, है ना। तो इस इंटरेस्ट को भी हम इनकम के रूप में रिकॉर्ड कर देंगे, इंटरेस्ट अमाउंटिंग 800, ठीक है। और ये माफ कीजिएगा थोड़ा सा साइड एरर हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं, हम बात करेंगे ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस है हमारा
400 है ना, इसको हम रिकॉर्ड कर देंगे डेबिट साइड में। फिर इसके बाद फायर इंश्योरेंस प्रीमियम देखिए क्वेश्चन में गिवन है 800 और एडजस्टमेंट में हमारी गिवन है दैट इज प्रीपेड इंश्योरेंस 200। तो फायर इंश्योरेंस को इनर कॉलम में लिख करके हम रिकॉर्ड करेंगे 800 के रूप में, और इसमें प्रीपेड को जैसे हमने आउटस्टैंडिंग को ऐड किया था उसी तरीके से प्रीपेड को लेस कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी हमारी 600। ओके, एंड आफ्टर दिस कमीशन विल बी रिकॉर्डेड एज ₹400 और इसके अलावा हमारा रेंट गिवन है, द अमाउंट ऑफ रेंट इज गिवन एज इन ट्रायल बैलेंस दैट इज 1800, बट सम एडजस्टमेंट इज ऑल्सो गिवन। तो इस एडजस्टमेंट को कंसीडर कर लेते हैं हम। तो रेंट फॉर 2 मंथ एट द रेट 500 पर मंथ इज आउटस्टैंडिंग, मतलब 2 महीने की रेंट है और 1 महीने का रेंट हुआ हमारा 500, तो इसके हिसाब से 2 महीने की रेंट हमारी 1000 आउटस्टैंडिंग है। तो आउटस्टैंडिंग को हम ऐड कर लेते हैं और ये दोनों मिला करके 2800 हमारी एक्सटर्नल कॉलम में चली जाती है। और उसके बाद फिर से वही काम करते हैं हम कि डेबिट टोटल को क्रेडिट टोटल से लेस कर देंगे और क्रेडिट टोटल का डिफरेंस जो भी आएगा डेबिट टोटल से उसको हम प्रॉफिट के रूप में रिकॉर्ड कर देंगे। तो अब यहाँ देख सकते हैं आप कि 005 और 36,500 ये हमारे डेबिट का टोटल है। और क्रेडिट की हम बात करें तो 00 देखिए यहाँ डिफरेंस निकालने से पहले एक चीज़ और है ट्रायल बैलेंस में, दैट इज डेप्रिसिएशन। तो उस डेप्रिसिएशन को हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में और ऐड कर लेते हैं, क्योंकि डेप्रिसिएशन भी एक तरीके का लॉस है। तो उसको डेप्रिसिएशन के रूप में हम रिकॉर्ड कर देते हैं। तो 2 चीज़ों पे डेप्रिसिएशन गिवन है, दैट इज डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग बाय 5% and depreciation on machinery by 10%। इन दोनों की वैल्यू निकाल लेंगे हम। देखिए हमारे बिल्डिंग की वैल्यू है, क्वेश्चन में गिवन है बिल्डिंग की वैल्यू 50,000, तो 50,000 का हमें निकालना है 5%, है ना। तो 50,000 का 10% हमारा हो जाएगा 5,000 और उसका आधा करके हम निकाल लेंगे 2500 बिल्डिंग की वैल्यू। अपार्ट ऑफ दिस हम मशीनरी की भी वैल्यू निकालेंगे 10% से। तो मशीनरी की वैल्यू देखिए क्वेश्चन में गिवन है 20,000 और उसका सीधा 12% हो जाएगा हमारा 2,000। इन दोनों का सम टोटल कर लेंगे हम 4500। इसके बाद तब हम अपने डिफरेंस को फाइंड करेंगे। तो ये डिफरेंस देखिए क्रेडिट साइड का टोटल हो रहा है हमारा 500, 6 और 36,500 और डेबिट साइड में हम जब आएंगे तो 5 500 यहाँ पे भी और इसके बाद 13,500, ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 23,000 और दिस इज द रियल प्रॉफिट ऑफ द फर्म। इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे और कंसीडर कर लेंगे नेट प्रॉफिट के रूप में। लिखते हैं नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट।
इसकी वैल्यू देखिए, इसकी वैल्यू जो भी डिफरेंशियल वाली आई है वही लिखेंगे और लास्ट में हम उस फाइनल टोटल को रिकॉर्ड कर देंगे जो हमने अपने अकाउंट में लिखा है। देखिए क्रेडिट साइड में था हमारा ऑलरेडी था 6500 और इसके बाद डेबिट साइड में कम था, लेकिन प्रॉफिट जोड़ने के बाद यही वैल्यू हमारे डेबिट साइड में भी आ गई, अकाउंट इक्वल हो गया। थैंक यू वेरी मच।